अच्छा जी, ये दो सवाल हम करेंगे, क्वेश्चन 12 और 13, IS 12, पेज 332। Dua Limited is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 31 December 2019. The following information have been gathered for preparing the disclosure requirements. Disclosures के लिए ये information उसने आपको दी है। पॉज करो जी भाई। अकाउंटिंग वालों का लॉस कितना है? 140। मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। यू हैव टू टेक अ पिक्चर एट द एंड। जस्ट कंसंट्रेट ऑन फैक्ट्स और खुद चीज़ों का ट्रीटमेंट आपने सोचना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। 140। नेक्स्ट, ये मैं पॉइंट जो बुलेट है, 1-2 मिनट ज़रा और बच्चे आ जाएं फिर मैं पढ़ता हूँ। दूसरा बुलेट मैं पढ़ने लगा हूँ। इट इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन अर्न्ड। इनकम वाला डिविडेंड है ना, इनकम कमाई है। 16 मिलियन डिविडेंड अर्न्ड अगेंस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन यूके। यूके में हमने कोई शेयर खरीदे हुए हैं, उसमें 16 मिलियन का हमने डिविडेंड कमाया। एज पर द टैक्स लॉ, टैक्स वाले कहते हैं कि दिस डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन पाकिस्तान में तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन यूके वाले इस पे 20% टैक्स मांग रहे हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, ये डिविडेंड कोई रिसीवेबल टाइप है? चक्कर नहीं, एक मिनट, ये रिसीवेबल टाइप है कोई? तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के बारे में सोचूं या डायरेक्ट करंट टैक्स सोचूं? एक्सेलेंट। कोई टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? रिसीवेबल होता तो टी अकाउंट बनाता, फिर कैश अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग, उस तरह की कोई कहानियां लिख के देता सवाल के अंदर। उस तरह की कहानियां उसने सवाल में नहीं लिख कर दी। ओके, अगला सवाल, डेफर्ड टैक्स से क्यों आपने निकाल दिया इसको? जल्दी कर। डेफर्ड टैक्स से क्यों निकाल दिया? रिसीवेबल का वर्ड नहीं लिखा, तो टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, डेफर्ड टैक्स के एतबार से सोचने की जरूरत नहीं। करंट टैक्स के अंदर मुझे बता दें, मैं इसको एग्जेम्प्ट के तौर पर ले लूं या इस 20 को मैं 16 को माइनस करके नीचे अलग रेट लगाऊं? अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, चाहे पाकिस्तान वाले कह रहे हैं टैक्स ना दो, मैं बाहर के मुल्क में टैक्स देना पड़ेगा मुझे, तो आप कैसे कह सकते हैं मैं इसको एग्जेम्प्ट कर दूं? क्या ये इनकम मेरी माफ है या इसमें मुझे बाहर के मुल्क में टैक्स देना है? क्या मैं 16 माइनस करके नीचे ये, अच्छा ऐसा कर देता हूं, चले आपके लिए आसान हो जाएगा, 16 में माइनस कर देता हूं। क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि इस पे जनरल रेट नहीं लगना, जनरल रेट 35% है। 16 माइनस कर देता हूं और 16 माइनस करके नीचे दो टैक्स बना देता हूं, टैक्स इन पाकिस्तान एट 0% और टैक्स इन यूके एट 20%। तो इससे शायद आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। ऐसे करके दिखा देता हूं आपको। एक मिनट, करंट टैक्स की, डेफर्ड टैक्स में क्यों नहीं लेके जाना? रिसीवेबल का चक्कर ही नहीं है, टी अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी टैक्स देके, आमतौर पर इनकम्स कमाते हैं फौरन टैक्स देते हैं उसके ऊपर। अच्छा, लेस क्यों करना है भाईजान? वजह 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 जनरल रेट नहीं लगना। लेस क्यों करने? जनरल रेट नहीं लगना। लेस डिविडेंड इनकम, इसका कौन सा रेट है? सेपरेट रेट है जी, बोले 16। इस 16 को मैंने माइनस दिया, ये माफ है या इस पे पाकिस्तान में माफ है, बाहर के मुल्क में टैक्स देना है? अब मुझे नहीं पता, टैक्सेबल प्रॉफिट शायद मेरे यहां तक निकल आए, अल्लाह करे इतनी जगह हो कि मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट यहां तक निकल आए। उनपे मैंने जो टैक्स लगाना है वो कितने % लगाना है? 35%। अब मुझे बता दें, टैक्स ऑन डिविडेंड इन पाकिस्तान 0 और टैक्स ऑन डिविडेंड इन यूके, क्या 20% दूंगा मैं या मुझे माफ हो जाएगा ये भी? कितना हो गया? 3.2। तो ये मैं आपको कह रहा था कि इस डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है इसे माफ ना करें, दिलवाएं जरूर, लेकिन किस मुल्क में देंगे टैक्स? यूके। क्लियर? एनी क्वेश्चन?
लेट आए हो ना तो समझ कैसे आनी थी। इसमें पड़ा है 16 का डिविडेंड जो कि यूके में शेयर खरीद के मिला। इस डिविडेंड को मैं टी अकाउंट में इसलिए नहीं डाल रहा कि रिसीवेबल टाइप का चक्कर कोई नहीं। एज पर टैक्स लॉस, जो टैक्स लॉस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले इसको माफ कर रहे हैं और यूके वाले कह रहे हैं 20% टैक्स दे दो। मेरा सवाल यह था कि पाकिस्तान में कितना टैक्स दूं और यूके में, तो बस मैंने यही आपको कहा है, इस 16 को यहां से बाहर निकाल दें, पाकिस्तान में टैक्स 0% दे दें और यूके में 20%। ओवर, चलें आगे। कम ऑन पॉइंट 2, 1 का पहला बुलेट मैंने छोड़ा हुआ है, पता नहीं क्लास कब पूरी होगी, फिर मैं डिस्कस करूंगा। 2 ये पॉइंट मैंने आपको करा दिया हुआ है। द मूवमेंट ऑफ ओन्ड पीपी आर एज फॉलोज। पहले मैं करंट टैक्स की वर्किंग पूरी कर रहा हूं। अकाउंटिंग इंपेयरमेंट लॉस और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दूं और इसकी जगह टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं। उल्टवाएं जी। इंपेयरमेंट लॉस 72। अच्छा देखें, सवाल में कुछ बड़े इजी मार्क्स दिए होते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की 470। अच्छा मैं वैसे मशवरा दे रहा हूं कि नोट ना करें, कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। मशवरा इसलिए मैंने दिया है कि मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा नहीं। मैं सोच रहा हूं कि आप ज्यादा कॉन्सेप्ट सोचने पे बस फोकस करें। और माइनस क्या करनी है जी? कितनी? 284। अब पिछली रो में बैठ जाओ या कुछ कर लो। देखो नेक्स्ट, आगे बढ़े जी। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, इंपेयरमेंट, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल। डिस्पोजल में भाईजान एक मसला है कि डिस्पोजल के अंदर उसने ये एसेट अकाउंट दिए हुए स्टेटमेंट फॉर्म में, तो ये डिस्पोजल नहीं है असल में, ये डिस्पोजल की बुक वैल्यू है। ये डिस्पोजल की क्या है? ओ भाईजान एसेट अकाउंट में डिस्पोजल की बुक वैल्यू जाती है ना। अब मसला ये है कि उसने हमें नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ? उसने हमें कैश रिसीव्ड नहीं दिया हुआ। उसने क्या नहीं दिया हुआ? हमें कैश रिसीव्ड नहीं दिया। तो मैं पीपी का अकाउंट नहीं बना रहा, पीपी के अकाउंट की मुझे जरूरत नहीं है। वर्किंग 2, डिस्पोजल अकाउंट किन के मुताबिक? अकाउंटिंग वालों के मुताबिक। कैश गिवन नहीं है, बुक वैल्यू गिवन है 144। वर्किंग 3, डिस्पोजल अकाउंट किन के मुताबिक? टैक्स वालों के मुताबिक। बुक वैल्यू 92। कैश गिवन नहीं है, 100 रुपया ले लें, सिफर भी ले लें तो ये अकाउंट इंशाल्लाह नेगेटिव में नहीं जाते कि इधर गेन लॉस आ जाता है। तो इसलिए इस अकाउंट में कोई डर ही नहीं, 0 लें, बेहतर है सवाल में assumptions ना लें। जी बता दें। 144 का लॉस और 94 का लॉस। किसका लॉस उल्टा दें और किसका लॉस रिकॉर्ड कर लें? अकाउंटिंग लॉस उल्टा दें। अब आप देखें सवाल के अंदर चलते चलते कुछ इजी एडजस्टमेंट्स आने लग जाती हैं। अकाउंटिंग लॉस उल्टा दें 144 और किनके वाला लॉस रिकॉर्ड कर दें? 92। डन जी, आगे चलें। एडिशन कितनी है टैक्स वालों की नजर में? टैक्स वालों ने 20 रुपए एडिशन में क्या डाला हुआ है जो हमने एडिशन में नहीं डाला हुआ? डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन रिप्रेजेंट्स फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑन एक्विजिशन, जो कि कॉस्ट का पार्ट टैक्स वालों ने बना दिया, लेकिन IAS 21 क्या कहता है? अब उन्होंने एसेट में डाल दिया तो हमने कहां डाला होगा? तो उल्टाएं P&L चीजें तो उल्टती है ना। एड क्या? एक्सचेंज लॉस 20। डन। तो कंसंट्रेट ऑन फैक्ट्स। नेक्स्ट जी, 20 पे टैक्स देंगे। असल में होगा पता है क्या? ये 20 अब प्रॉफिट्स में आ जाएगा तो इस पे टैक्स ऑटोमेटिकली निकल आएगा, वो परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन फ्यूचर ईयर्स में टैक्स वाले इंशाल्लाह
डेप्रिसिएशंस माइनस करने देंगे ना इस पीस की, तो वो परेशान होने की बात नहीं, आपने बस उल्टाना और रिकॉर्ड करना सोचना होता है। ओके, पॉइंट 3, एज पर टैक्स लॉस, टैक्स, ये पॉइंट ना, ये जाग रहे हैं सारे, इधर देखें ऊपर, एज पर टैक्स लॉस रिसर्च इज अलाउएबल इन नेक्स्ट ईयर, रिसर्च को अगले साल माइनस करो, आगे ना पढ़े, नहीं नहीं नहीं, ये कैश बेसिस नहीं है, रिसर्च को कोई पेबल शेबल बता रहा है, कोई प्रीपेड टाइप चीज बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, कहते रिसर्च को अगले साल माइनस करो। इस तरह की एडजस्टमेंट मैंने कराई हुई है, इस तरह की एडजस्टमेंट मैंने कराई हुई है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 9 का पॉइंट नंबर 2, हमने खर्चा कर दिया था 15, टैक्स वालों ने कहा अगले साल नहीं, अगले 5 सालों में माइनस कर लो, इस साल को डाल के 5 सालों में माइनस कर लो। उसी तरह की एडजस्टमेंट है। इसमें क्या था, हमने फौरन डाला 15 खर्चे में, टैक्स वालों ने कहा आहिस्ता 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 5 सालों में खर्चे में डाल दो। इधर क्या कह रहे हैं कि तुम लोग इस साल खर्चे में डाल रहे हो और हम लोग अगले साल खर्चे में डाल लेंगे, लड़ो मत हमारे से, तुम लोग इस साल खर्चे में डाल लो, हम लोग कब खर्चे में डालेंगे, अगले साल खर्चे में डालेंगे। तो करंट टैक्स के एतबार से आपने जरा सोचना है आगे पढ़े बगैर। टैक्स वाले कह रहे हैं तुम जो रिसर्च इस साल करोगे वो हम तुम्हें अगले साल माइनस करने देंगे। क्या ये उर्दू में तर्जमा सही बन रहा है? एज पर टैक्स लॉ रिसर्च इज अलाउड इन नेक्स्ट ईयर, इस साल हम करेंगे वो माइनस अगले साल करने देंगे, अगले साल या अगले 5 सालों में। इसका मतलब है अगर हमने 10 रुपए इस साल किया, मिसाल दे रहा हूं, अगर 10 रुपए इस साल किया तो इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग में 10 ऐड हो जाएगा और अगले साल ये 10 लेस हो जाएगा। दोबारा सुने मेरी बात, अगर इस साल मैंने 10 का रिसर्च का खर्चा किया तो इस साल ऐड हो जाएगा और टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे, अगले साल करंट टैक्स में माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर पिछले साल मैंने कोई रिसर्च की थी तो पिछले साल उलट जाएगी और हमारे साल, दोबारा सोच लें सारा, इस साल अगर मैं खर्चा करूंगा तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, अगले साल माइनस करो, तो व्हाट डज इट मीन, इस साल उल्टाओ। भाई आप बोलो कुछ, जो सवाल पूछने आए थे, इस साल उल्टाओ और अगले साल माइनस करो और पिछले साल का जरा ज़हन में लाएं। इसका मतलब है अगर पिछले साल मैंने खर्चा किया होगा तो पिछले साल टैक्स वालों ने मुझे उल्टवाया होगा और इस साल अलाउ करने को कहोगा, डन। अच्छा, सिर्फ करंट टैक्स के एतबार से सोचें, सारी एडजस्टमेंट्स में फिलहाल करंट टैक्स के एतबार से करवा रहा हूं। रिसर्च का खर्चा 25 मिलियन का हुआ है 2019 में। 19 में तो इसको ना माइनस करें, इसको इंशाल्लाह कब माइनस करेंगे, 20 में, लेकिन फिलहाल मैं तो 19 की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो 19 में क्या कर दूं, ऐड कर दें। रिसर्च कितनी, 25, ये 25 मैंने ऐड कर दी। पिछले साल कितनी रिसर्च हुई थी, 64। पिछले साल जो रिसर्च हुई थी 64, जल्दी सेट हो ना, इसी तरह बैठना, ठीक है। अच्छा, पिछले साल कितनी रिसर्च हुई थी, 64। पिछले साल ये रिसर्च टैक्स वालों ने अलाउ की होगी, नहीं, हमने माइनस की होगी, हमने माइनस की होगी। इसको क्या करें, पिछले साल ऐड हुई थी, इस साल लेस कर दें। टैक्स वाले कहते हैं इट इज अलाउएबल इन नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल माइनस करें इसको। तो हमारे साल लाके इस रिसर्च एक्सपेंस को 18 वाले को रिकॉर्ड कर दें और 19 वाले को उल्टा दें, 64। आप विजुअलाइज करें जरा, अगर मैं 18 की कैलकुलेशन तो 18 में क्या हुआ होगा, एक्सेलेंट, 64 ऐड हुआ होगा। और अगर मैं 20 की कैलकुलेशन खोलूं तो इट इज अलाउएबल इन 25 में माइनस होगा। तो ये एक बड़ी मजे की एडजस्टमेंट थी जो एडवर्टाइजमेंट टाइप थी। नहीं, वो मैं अभी डेफर टैक्स के एतबार से बातें मैंने नहीं भी की,
मैंने इसे करंट टैक्स के एतबार से सोचवाया। अच्छा यार, अगर ये लिखा होता कि रिसर्च इज अलाउड इन नेक्स्ट 2 years एज पर टैक्स रूल्स, उल्टाते 25, लेकिन 12.5 अगले साल माइनस करते हैं और उससे 12.5 अगले साल माइनस करते हैं। क्लियर होगी ये बात? लेकिन इस सवाल में क्या लिखा हुआ था? रिसर्च इज अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। तो हमारे साल वाली तो अलाउ नहीं होगी, हमारे साल वाली अलाउ, उसे ऐड कर दें। पिछले साल वाली पिछले साल नॉट अलाउड थी, हमारे साल अलाउ हो जाएगी। तो घिसी पिटी एडजस्टमेंट आ गई। रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन पेमेंट बेसिस, कैश अकाउंटिंग। तो चलते चलते इजी मार्क्स भी आ जाते हैं। रेंट प्री पेड एट 31 दिसंबर 19 इज 6 एंड 31 दिसंबर 18 इज 1 मिलियन। तो हाउ टू टैकल टी अकाउंट, बोलें जी। रेंट एक्सपेंस ओपनिंग प्रीपेड 1, क्लोजिंग प्रीपेड 6। अब आप बता दें कौन सी साइड, ये साइड किसके लिए है? कैश के लिए, और ये P&L के लिए। बैलेंसिंग क्या आ रहा है? कैश। अच्छा, हाउ टू टैकल में पहला काम क्या था? प्रिपेयर टी अकाउंट। करंट टैक्स की वर्किंग में, जल्दी करो। करंट टैक्स की वर्किंग में P&L उल्टा दें और पेमेंट लेस कर दें। तो ये इजी एडजस्टमेंट आ गई थी। रेंट पेड कितना हो गया? 5। डन। पिछले साल एज ऑन 31 दिसंबर 18, जगह दे दें, पढ़ लें आप लोग एडजस्टमेंट। नहीं, अब फिर फर्स्ट रो में आ जाए, बैग दे दें जल्दी। यार ये लाइन ना पढ़ें, ये अभी मैंने क्लास में समझानी है। ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। जल्दी जरा कर लें, थोड़ा सा जल्दी। एज ऑन 31/12/18 ना यार, ना बस जाओ। एज ऑन 31/12/18 DL हैड कैरीड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ, अगर 18 का कैरी फॉरवर्ड है तो 19 का ब्रॉट फॉरवर्ड है। तो मैंने आपको बताया था जो पिछले साल का लॉस होगा कोशिश करके इस साल माइनस करेंगे। कितना लॉस है पिछले साल का? इसको इंशाल्लाह मैं एंड पे जब यहां आ रहा होगा ना, टैक्सेबल प्रॉफिट से ऊपर ही, हाँ यहां पे एंड पे जाके माइनस करें ना, तो जहां मर्जी लिख लें आप, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। हमारा साल कौन सा है और किस साल का माइनस करना है? 18 का। कितना? 90। डन। भाईजान एक चीज मेरे से तय कर लें कि आप लोग मुझे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग पहले कराना चाह रहे हैं या करंट टैक्स की, पहले ये मेरे से तय कर लें। एक भाई ने सवाल पूछा, रेंट प्रीपेड, ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। रेंट प्रीपेड कितना था हमारा? क्लोजिंग 6 और ओपनिंग 1। मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया। हाउ टू टैकल इन करंट टैक्स, उल्टा दें P&L को, माइनस कर दें पेमेंट को। अब ये भाई पूछ रहे हैं 1 और 6 क्या करना है? लेट मी कम इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग। सो वेट, लेट मी कम इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग। जस्ट टॉक अबाउट करंट टैक्स। हाउ टू टैकल इन करंट टैक्स। आपने ऐसे करना, ऐसे कर लो। भाई कह रहे हैं कि एक दफा आपने ऐसे बताया था, इस एक को इधर ले जाएं और इधर आप कैश लिख दें 6, आपकी मर्जी है, इस तरह कर लो। तो वो जवाब तो 5 ही आ जाना है। किसी को याद है मैंने कहा था नेट करके कर लिया करें, तो नेट करके कर लें बस। 2 साइडों पे फिगरें निकालेंगे, ऐसे परेशान होंगे। डन। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट जो आप हजरात के आने का इंतजार हो रहा था,
एक बात बताइएगा, अकाउंटिंग वालों ने 50 रुपए की सैलरी का खर्चा बुक किया, टैक्स वालों ने कहा यार ये अलाउड है, कोई मसला ही नहीं, करंट टैक्स में क्या करेंगे? एक्सेलेंट। अगले साल एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय ने आके कहा सर ओवर टाइम नहीं बनता था, 50 रुपए में 2 रुपए आपने मुझे ओवर टाइम दिया था, सॉरी सर मैंने झूठ बोला था, ओवर टाइम नहीं लिया था, तो ओवर टाइम मेरा बनता नहीं था, ये मैं आपको 2 रुपए वापस करने आया हूं। कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। अकाउंटिंग वालों ने अगले साल कहां डाल दिया? इनकम में। टैक्स वाले कहेंगे जाहिर बात है पिछले साल अब खर्चे में डाला है 50, तो इस साल अगर वो पैसे वापस आ गए हैं तो टैक्स वाले क्या कहेंगे? इनकम में डाल दो। नहीं, कुछ भी तो नहीं कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं, लुट तो नहीं बचेगी। टैक्स वाले कहेंगे तुम्हारा खर्चा 50 नहीं है, टैक्स वाले कहेंगे तुम्हारा खर्चा 50 नहीं है, तुम्हें उसके बदले कितनी खुशी मिल गई? तो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स वाले 2 रुपए इनकम में डाल देंगे। तो हाँ वो इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। तो बता दें जी, पहले साल क्या हुआ, हमने मुलाजिम को तनख्वाह दी, ये पकड़ माय डियर 50 मिलियन 50,000 50 रुपए तनख्वाह। टैक्स वालों ने कहा ये तो नॉर्मल सा खर्चा, तनख्वाह फाइन शाइन तो नहीं है, ठीक है माइनस कर लो। अगले साल वो मुलाजिम आया, उसने कहा यार 2 रुपए ज्यादा दे दिए थे आपने मुझे, उसने एम्प्लॉयर को 2 रुपए वापस कर दिए। अकाउंटिंग के एतबार से एम्प्लॉयर को खुशी होगी? टैक्स वाले इतने अच्छे तो नहीं है कि 50 को खर्चे में पड़ा रहने दें। टैक्स वाले क्या कहेंगे, भाईजान आपका खर्चा 50 नहीं, आपका खर्चा गिर गया है, और कितने की खुशी बुक कर लें? मुझे इस साल बताएं करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करूं, इस साल बताएं करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करूं। पहले साल कुछ भी ना करें, वेल डन, एक्सलेंट। दूसरे साल भी कुछ भी ना करें, वाई वाई वाई। अकाउंटिंग वालों ने किस में डाल दिया है? इनकम में। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, यार अपनी इनकम रिकॉर्ड करो, हम कहेंगे वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, डन। अच्छा, टैक्स वालों ने कहा कि हम आपको सवाल में पहली लाइन, इट इंक्लूड्स, अच्छा ये ना कहें ये लॉस में इनकम्स क्यों पड़ी हुई हैं, और प्लस हुई हुई हैं। इट इंक्लूड्स 2 मिलियन रिकवरी फ्रॉम अ कस्टमर हुज बैड डेट। रुक जाएं, ये जो बैड डेट रिकवर हुआ है इस साल, अकाउंटिंग वालों ने किस में डाला होगा? इनकम में। इनकम में। अकाउंटिंग वालों ने किस में डाला? इनकम में। हुज बैड डेट हैड बीन रिटर्न ऑफ इन 18, तो इसका बैड डेट कब राइट ऑफ हुआ था? 18 में। और इनकम में कब डाला? 19 में। तो अकाउंटिंग वाले टीचर बैड डेट रिकवरी को कहां डाला करते थे? इनकम में। इनकम में। टैक्स वाले कहते हैं बैड डेट को राइट ऑफ करो, जब बैड डेट को खर्चे में डालो जब वो लेके भागे। तो अगर वो कहते हैं जब वो लेके भागे खर्चे में डालो, तो वो लोग इनकम में कभी डालेंगे इसको? क्यों नहीं डालेंगे? टैक्स वाले कहते हैं जो बंदा लेके भागे खर्चे में डाल दो, हमने कहा डाल दिया खर्चे में। उन्होंने कहा अच्छा जब वापस आया है, तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, तुम्हारा खर्चा वही है, कोई मसला नहीं, टैक्स वाले भी किस में डाल देंगे। तो इसलिए इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना था। आई रिपीट, टैक्स वाले कहते हैं भाईजान वो जो एक स्टूडेंट है ना, जैसे सैलरी की मिसाल दी है, मैं मिसाल के तौर पे, स्टूडेंट तो छोड़े पड़े, स्टूडेंट कहाँ पैसे लेके भागते हैं। कोई दुकान पे कस्टमर आया है, बोतल पी के भाग गया। अब बोतल पी के भाग गया तो वो खर्चे में बुक हो गया, बोले खर्चे में बुक हो गया। जैसे ही वो बोतल पी के भागा खर्चे में बुक हो गया, अगले साल वो बोतल के पैसे ले आया। बताएं जी, अब अगर वो बोतल के पैसे लाया तो क्या करें? अकाउंटिंग वाले खुश हो जाएंगे, इनकम में डाल देंगे। बैड डेट रिकवरी की एंट्री कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। टैक्स वालों से पूछा आप बैड डेट का क्या करते हैं? टैक्स वालों ने कहा यार बैड डेट को ना हम माइनस करने देते हैं। टैक्स वालों से पूछा आप इनकम का क्या करते हैं? सवाल का मैं नहीं बताता, इनकम क्या करते हैं। यार जाहिर बात है, जब वो बोतल के पैसे लेके भागेगा तो टैक्स वाले खर्चे में डालेंगे, और जब वो बोतल के पैसे लाएगा तो टैक्स वाले इतने अच्छे तो नहीं कि खर्चे को वहीं पड़ा रहने दें, टैक्स वाले इनकम में डाल के हमसे टैक्स मांगेंगे इस पे। तो आप बता दें हम अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट रिकवरी को कहां डालना सीखा हुआ है? ना करो यार, ये क्या हो रहा है, दरवाजा बंद हो रहा है, खुल रहा है, डिसाइड करें जिसने आना है बैठने, बस इट्स ओवर। अब भाई किसी को ना आने दो, ना कोई बाहर निकले। एक मिनट इधर देखें आप। अच्छा नहीं बंद ना करो दरवाजा। अच्छा अब मोहतरम असूल बता दें क्या होगा अगर टैक्स वालों ने बैड डेट को खर्चे में डालने दिया है, तो रिकवरी को भी वो इनकम में डालेंगे, और हम अकाउंटिंग
रिकवरी को आपको पहले ही पता है किस में डालते हैं, इनकम में डालते हैं। इस सवाल में ये नहीं बता रहा था कि टैक्स वालों ने रिकवरी को कहाँ डाला, लेकिन ये बता रहा था कि टैक्स वालों ने बैड डेट राइट ऑफ को खर्चे में डाला। तो इसका क्या मतलब है, लिख लें आगे, इट मींस बैड डेट रिकवरी इज इनकम एज पर टैक्स रूल्स। जब बैड डेट खर्चा है तो रिकवरी, जब सैलरी खर्चा है तो सैलरी का रिफंड इनकम है। तो लिख लें, इट मींस बैड डेट रिकवरी इज इनकम एज पर टैक्स रूल्स। इट मींस बैड डेट रिकवरी इज इनकम एज पर टैक्स रूल्स। इट मींस बैड डेट रिकवरी इज इनकम एज पर टैक्स रूल्स। तो इसको इग्नोर कर दें। अच्छा यार, अब आई कैप का अल्लाह भला करें, पूरे सवाल में ना कोई इक्का दुक्का ऐसी एडजस्टमेंट दिया करेगा जो ना किसी टीचर को पता होगी ना और किसी को पता होगी। 1000 किस्म के सिनेरियोज बन सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। तो उसके अंदर जो है वो आपने इससे मार्क्स नहीं लेने, बाकी चीज़ों से आपने मार्क्स लेने। इसलिए ऐसी चीज़ों को मैं वन ऑफ कह के समझाता भी नहीं होता, लेकिन ऐसे ही आप लोग बैठे थे तो मैंने समझा दिया। तो इनको समझाना भी मकसूद नहीं होता। ऐसी कोई इक्का दुक्का चीज़ आ जाए उसे सवाल में इग्नोर करें, अगले सवाल की तरफ चलें। चलो यार ख़त्म करो। अच्छा अब आप बता दें, करते 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 मेरे प्रॉफिट्स कितने आए? 130। क्या 130 के प्रॉफिट्स इस काबिल हैं कि पुराने साल का लॉस बर्दाश्त कर लें? कराएं पुराने साल का लॉस बर्दाश्त। 40। टैक्स रेट कितने बस हैं? 14। 17.2। सीटी डेबिट वो अगर हुआ कभी तो मैं करवा दूंगा। सीटी डेबिट और सीटीपी क्रेडिट डन। बस इसकी तस्वीर खींच लें। अब मैं अगले सवाल की तरफ मूव करना है और मैं डेफर टैक्स की वर्किंग नहीं कर रहा। डेफर टैक्स की वर्किंग आपको मैं ज़बानी बताऊंगा। हाँ, बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस आपने टैक्स पे कर दिया खाली। वो अगर हुआ तो कभी वो मैं करवा दूंगा, वाई के किताब में डिस्कस नहीं। हाँ हाँ, करंट टैक्स आप पूरी दुनिया में जहां मर्जी पे करो। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। ओके, एक तो आपने नोट बनाना है 19 का, लेकिन DTL/A की वर्किंग कौन कौन सी करनी है? 31 दिसंबर 19 की भी और 31 दिसंबर 18 की भी। अब एक एक करके आपने मुझे बताते रहना है कि DTL की वर्किंग कहाँ कहाँ करनी है। ये सवाल का नाम क्या है? चलें जी, ये कोई डेटर का बैलेंस बुलेंस टाइप दिया हुआ है कि हम कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में जाएं? नो नीड। तो डेफर टैक्स फारग। डिविडेंड का रिसीवेबल टाइप कोई दिया हुआ? रिसीवेबल या अनअर्न्ड का लफ्स, तो रिसीवेबल अनअर्न्ड जाते हैं डेफर टैक्स की वर्किंग में, तो इसलिए ये भी फारग। ये दोनों डेफर टैक्स में नहीं जाएंगे। ये 31/12/18 का हो जाएगा और ये 31/12/18 की टैक्स बेस हो जाएगी। ये 31/12/19 की कैरिंग अमाउंट होना चाहिए और ये 31/12/19 की टैक्स बेस हो जाएगी। सो नथिंग डिफिकल्ट। पॉइंट 3 मैं भी कराता हूं। पॉइंट 4, ये ओपनिंग प्रीपेड है, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, टैक्स बेस जीरो होगी, टैक्स बेस जीरो होगी। हाउ टू टैकल, और ये क्लोजिंग प्रीपेड है। डन। इसका मुझे बता दें क्या करना है। अगर आपने पास पेपर का क्वेश्चन 5 किया हुआ है, 18 में सोचा होगा कि 19 में माइनस करेंगे, तो 18 में खड़े हो के फ्यूचर में लायबिलिटी बुक की होगी या 18 में खड़े हो के फ्यूचर में सेविंग एक्सपेक्ट की होगी? तो मैंने आपको कहा था लॉस इस साल एसेट बनाता है डेफर टैक्स की वर्किंग में जाके, और अगले साल करंट टैक्स में माइनस होता है। और आसान सी बात, 18 में खड़े हो के आप फील कर रहे होंगे कि ये 19 में मैं डिडक्ट करूंगा।
18 में खड़े होकर फील कर रहे होंगे मैं 19 में रिडक्ट करूंगा, तो इसलिए आप इस 90 को 31 12 18 की कैलकुलेशन में डेफर्ड टैक्स में डालेंगे और 19 की कैलकुलेशन में करंट टैक्स में डालेंगे। ओके, 18 की कैलकुलेशन, पीपी आ गया, प्रीपेड रेंट आ गया 1 रुपया, अनयूज लॉस आ गया 90 का, और 90 पे डायरेक्ट फिर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं, आपको बताया था। और 31 12 19 पीपी आ गया, प्रीपेड आ गया, डन। एक चीज रहेगी रिसर्च, वो मैं आपको समझानी है। किसी को याद है अकाउंटिंग वाले अगर किसी चीज को खर्चे में डाल लें और टैक्स वाले उसको आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालें, तो कैरिंग अमाउंट उस चीज की क्या होती है? 0। डन। अकाउंटिंग वाले कहीं इस चीज को पकड़ो खर्चे में डालो तो कैरिंग अमाउंट 0। टैक्स वाले कहीं इस चीज को होल्ड पे रख दो। मैं एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल आपसे बात कर रहा हूं। टैक्स वाले कहीं इसको पकड़ो, या 5 सालों में खर्चे में डालो, या अगले साल खर्चे में डालो, या उससे अगले 2 साल खर्चे में डालो, तो तुम तो इसको पीपीई टाइप चीज बना रहे हो। तो अब बता दें, जिस चीज को काउंटिंग वाले खर्चे में डाल दें, आपको पता है रिसर्च IAS 38 में खर्चे में जाती है, आपको पता है रिसर्च बैलेंस शीट में नजर नहीं आती, आपको पता है रिसर्च की कैरिंग अमाउंट 0 है, कैरिंग अमाउंट 0, कैरिंग अमाउंट 0। जैसे पास पेपर के क्वेश्चन 9 में एडवर्टाइजमेंट की कैरिंग अमाउंट 0 थी। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? 2018 की रिसर्च को 19 में खर्चे में डालो। इसका मतलब है 18 के एंड पर खड़े होके मैं 64 को पकड़ के कह सकता हूं कि इट विल बी डेप्रिशिएटेड इन फ्यूचर, या इट विल बी चार्ज्ड एज एक्सपेंस इन फ्यूचर। आपको पता है टैक्स बेस हम क्या करते थे? टैक्स बेस पे उंगली रखते थे और उंगली रख के कहते थे ये इंशाल्लाह फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा। तो ना फिक्स्ड एसेट टाइप समझ के इसको लिया करें, ये एक्रूअल प्रीपेमेंट के एडजस्टमेंट समझ के ना लिया करें कि हमने फौरन खर्चे में डाल दिया, वो लोग अगले या आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालेंगे, तो इसको पीपी टाइप एडजस्टमेंट लिया करें। आप बता दें व्हाट इज द नेचर ऑफ 64? 64 मेरा 18 का खर्चा है, लेकिन कैरिंग अमाउंट 0 0 0। इस 64 को उन्होंने कहा अगले साल खर्चे में डालो या अगले 5 सालों में खर्चे में डालो, अगले साल खर्चे में डालो। तो क्या मैं 64 को टैक्स बेस में घुसाकर, टैक्स बेस में डालकर यह कह सकता हूं इंशाल्लाह इसको मैं फ्यूचर में डेप्रिशिएट कर लूंगा, या शायद अगले साल ही माइनस कर लूं पूरा? ये बेसिक रूल है इसके पीछे। और मजे की बात सुन लें, वो जब रूल लगाएंगे तो ये डिडक्टेबल इन फ्यूचर आ जाएगा, इंशाल्लाह अगले साल इसको माइनस कर लेंगे। डन हो गया। इसी तरह मुझे बताएं, जब मैंने रिसर्च की किस साल? 19 के साल। तो 19 के साल में रिसर्च कितनी है? टैक्स वालों ने कहा इसको अभी जरा होल्ड पे रख दो 25 को, अगले साल ना खर्चे में डाल लेना। तो हमने कहा अगले सालों में तो प्लांट मशीनरी टाइप चीजों को खर्चे में डाला जाता है, तो इसको एसेट टाइप आप चीज समझे, और एसेट टाइप चीज समझ के टैक्स वालों की नजर में बैलेंस, टैक्स वालों की बैलेंस शीट के मुंह पे डालें। जैसे ही आपने टैक्स वालों की बैलेंस शीट के मुंह पे डाला ये 25, तो ये 25 अब आपको फील हो रहा है ये 25 फ्यूचर में 4-5 सालों में ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट हो जाएगा, या शायद अगले साल ही माइनस हो जाए पूरा। तो दिस इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो ये जो रिसर्च की एडजस्टमेंट है इसके साथ लिख लें, जस्ट लाइक पास पेपर क्वेश्चन 9 एडवर्टाइजमेंट। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में क्या था? अच्छा, ये अब एक्रूअल प्रीपेमेंट टाइप एडजस्टमेंट है या ये पीपी टाइप एडजस्टमेंट है? पीपी टाइप एडजस्टमेंट। टैक्स बेस क्या होती है? एक फिक्रा बोलने लगा अगर आपको पसंद आ जाए, फ्यूचर डेप्रिसिएशन। टैक्स बेस क्या होती है? फ्यूचर डेप्रिसिएशन। तो ये रिसर्च भी क्या है? फ्यूचर का एक्सपेंस। तो इसको इसलिए टैक्स बेस में डाल दें। रिकॉन्सिलिएशन में कुछ भी नहीं होना। रिकॉन्सिलिएशन में 16 को पकड़ना है आपने, और 16 को पकड़ के इस पे 15% लगा देने। बस रिकॉन्सिलिएशन में 16 रुपए को पकड़ना है और 16 रुपए को पकड़ के कितने परसेंट लगा देने? 15%। बस रिकॉन्सिलिएशन मैच कर जाएगी। मेरा नहीं ख्याल इसमें और कुछ हुआ होगा। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। 16 को पकड़ा और 16 को पकड़े कितने परसेंट लगा दिए? 15%। डन हो गया। लेकिन एक बार याद रखिएगा, एक सवाल कराया था प्रैक्टिस का क्वेश्चन 25,
ये -140 आ रहा है, -140 पे जब रेट लगेगा तो ये फिगर भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और इन द एंड ये दोनों क्या कर गई। तो डेट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगले सवाल में आ जाएं, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे। क्वेश्चन 13, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्स ऑफ लक्स लिमिटेड। आसान आसान एडजस्टमेंट्स हैं, पहले करंट टैक्स की मैं पोस्ट कर दूंगा आपको। अच्छा, नीचे जरा नोट देखें किस साल का है। दो 2020 का। अच्छा, ये वाला जो पिछला सवाल था, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टीटीडीज, करंट टैक्स में ऐड लेस, अगर पेपर में आता तो आधा कितने लोग कर लेते, आधा आधा, वेल डन, ज्यादा कर लेते। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग टैक्स, पीबीटी कितने जी। अच्छा, वैसे ना पीबीटी से पता चल जाता है करंट टैक्स की वर्किंग कितने साल की करनी है, पीबीटी दिया ही 1 साल का, तो बोलें जी पीबीटी 1270। अब देखते हैं इस अटेम्प्ट में आई कैप ने कौन से पुराने कॉन्सेप्ट टेस्ट किए और कौन सा एक दो फटा डाला। इस पूरे सवाल में सिर्फ एक फटा है, वो ये पॉइंट है, और ये पॉइंट मैं समझा दूंगा, समझ आ गया पहले उनको, ना समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी पॉइंट्स आपको समझ ना आ रहे हुए तो आप में मसला है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप में मसला है और इस मसले को अभी एड्रेस कर लें। ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये वाला पॉइंट आपको समझ ना आया, ये वाला समझ ना आया, ये वाला समझ ना आया, तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम जिसको आपको अभी एड्रेस करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं मिलना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड द टैक्स डेप्रिसिएशन बाय 100। नहीं यार, रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं, असल में ना लकीली मुझे बीवीज दी हुई है, मुझे बीवीज दी हुई है, बुक वैल्यूज दी हुई है ना, तो अकाउंटिंग के मुताबिक पीपी का अकाउंट बनाऊंगा और टैक्स वाला। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड डेप्रिसिएशन बाय 100 इन 2020। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड टैक्स डेप्रिसिएशन बाय ₹150 100 दोबारा बोल रहे हैं, बाय 150 इन 2000। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आल्सो इंक्लूड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ 40 एंड 60। पंगा डाला है, इसकी एंट्री होती है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इसका करंट टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, पंगा डाला है, पंगा डाला है, सिर्फ कोई ऐसे ही उसको परेशानी हो रही थी कि आई स्टाइल में कुछ खिचड़ी बताऊं ताकि बच्चे परेशान हो। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होती थी, मैं आपको कहता था आम हालात की डेप्रिसिएशन है 40, ज्यादा आ गई 50, तो हम फिर इधर कुछ लिख के 10 को ट्रांसफर करते थे और इसकी एंट्री क्या करते थे, सरप्लस डेबिट। क्या ये जो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट है ये P&L का आइटम है, तो करंट टैक्स हिट नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट कहां जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। ये पंगा प्रोग्राम था। एज ऑन 1 जनवरी 19 द बीवीज आर, अकाउंटिंग वालों की बीवी बढ़ गई टैक्स वालों की बीवी से कितना, 1 जनवरी 19 में। हमारे साल का ओपनिंग नहीं दिया, पिछले साल का ओपनिंग दिया, पिछले साल का ओपनिंग दिया 1 जनवरी 19 500, 1 जनवरी 19 0। नो नीड, इंशाल्लाह नो नीड ऑफ assumption। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड टैक्सेशन बाय 100 इन 20। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन in 20। Accounting depreciation exceed taxation by 150 in डन। कैरी डाउन्स निकल सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, सारा डेटा अवेलेबल है। अब ये आई कैप पंगे ले रहे हैं या इतना राइट उसका बनता है, इतना राइट बच्चे कह रहे हैं बनता है, अच्छा जी नहीं बनता। कैरी डाउन 350,
ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बनता ना यार, अब ये तो ना कहो, कैरी डाउन 250, कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है। एडिशन डिस्पोजल जब तक कहेगा नहीं तब तक नहीं है, जीरो है, और कैरी डाउन जीरो। चलें जी, डेफर टैक्स में क्या जाना है वो मैं आपसे नहीं पूछ रहा, करंट टैक्स से वर्किंग करवा दें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें। मैं यार 20 की मांगी है ना, मैं क्या करूं, मांगी है सिर्फ उसने 20 की है, लेकिन डाटा 19 से देना शुरू किया था। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें, टैक्स सेक्शन माइनस कर दें, सो मस्त छोड़ें, एड अकाउंटिंग 2020 ओवर, टैक्स बेसिस तो निकल आएंगी यहां से, ये कैरिंग अमाउंट्स हैं दोनों और ये टैक्स बेस। पॉइंट 3 का पहला बुलेट फारिग करें, पॉइंट 3 का दूसरा बुलेट इजी मार्क्स दे दिए, अनलकीली आई के अपने बहुत इजी मार्क्स दे दिए। अनएंड कमीशन एज इट is 80 and 15, commission income is taxable on, चलते चलते इजी मार्क्स दे गया बेचारा वो। हाउ टू टैकल कमीशन इनकम, ओपनिंग या क्लोजिंग अनअर्न्ड, ओपनिंग अनअर्न्ड। यार ये इसी साल का डेटा बन सकता है, इसमें पिछले साल का नहीं बन सकता अकाउंट। ओपनिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग अनअर्न्ड 80, ये वाली साइड कैश के लिए है। सर आपको कैसे पता चला ये P&L टाइप चीजें नहीं, एज एट यार, एज एट, तो एज एट 80 एंड एज एट 15 जी। कैश किस साइड पे, ये साइड किसके लिए है, इनकम से 60। ये मैंने अकाउंट बनाया है भाईजान 2020 का, क्योंकि 19 का ब्रॉड डाउन लिया और 19 का कैरी डाउन लिया और 20 का कैरी डाउन लिया। अब बता दें 65 को क्या, हाउ टू टैकल, ना ना शुक्र नहीं करना, सब्र करना है, कुछ करना पड़ेगा। उल्टा दें, उल्टा दें, उल्टा दें P&L को, ओ भाईजान उल्टाना पड़ेगा, कैश बेसिस यूज हो रही है, ऐसे मुंह ना, अच्छा वो फिगर नहीं है इसलिए मुंह, उल्टा दें इनकम को और डाल दें रिसीट को, उल्टाएं इनकम को और डालें रिसीट को, जल्दी 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 उल्टाएं, उल्टाएं, उल्टाना कुछ भी नहीं, उल्टाते कैसे हैं, लेस करके, और रिकॉर्ड क्या करेंगे, कैश रिसीव्ड। चलें जी आगे, इंटरेस्ट एक्रूड एट 31 दिसंबर 20 से 40, होले होले रिसीवेबल है ये, एक्रूड का मतलब याद है, बताया था रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल एट 31 दिसंबर 2000। अच्छा हाँ, एक भाई का सवाल, ठीक है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला है या इनकम वाला है, थोड़ी देर बाद ना आपको पता चल जाएगा कि ये जब मिलेगा तब टैक्स लगेगा, तो ये इनकम वाला है, आगे भी उसने इनकम का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो ये इंटरेस्ट खर्चे वाला नहीं है, तो लिखें इंटरेस्ट रिसीवेबल। मैंने हैंड रिटन पेजेस आपको दिए थे 1 और 2, जिसमें 3 तरह के आपको सवाल करवाए थे मैंने, ठीक है, वो एडजस्टमेंट है इसमें। इंटरेस्ट रिसीवेबल एट 31 दिसंबर 20 से 40 यानी 31 दिसंबर 19 से 30। इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट खोलें और ओपनिंग रिसीवेबल बताएं 30, क्लोजिंग रिसीवेबल 40। इनकम फॉर द ईयर इज 55 एंड आगे उसने बताया इंटरेस्ट इनकम पे 20% टैक्स लगेगा, लेकिन जब कब होगी, रिसीव होगी। इनकम कितनी है, कैश इधर आता है, ये क्या दी हुई है यार, ये क्या अकाउंट नहीं टैली कर रहा, हाँ को कैश रिसीव हो गया होगा ना, कैश रिसीव हो गया होगा। उसमें कमीशन में उसने जरा ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया था खाली, तो ये हमने बैलेंसिंग निकाल लिया। इधर माशाल्लाह भाई ने तीनों चीजें दे दी, क्या बैलेंसिंग निकाल लें, कितना, हाउ टू टैकल, हाउ टू टैकल, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट बना लिया, हाउ टू टैकल, उल्टाएं अच्छा उल्टाएं 55 को और डालें
उल्टाएं 55 को, हाउ टू टैकल, चुप 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 चुप, कितना, इस पे रेट 20% लगाना है, याद आ रहा है हैंड रिटन पेज नंबर 1 और 2, इस पे रेट 20% लगाना है। तो उल्टा के कैश डाल दें, लेकिन बबलू नीचे आके कैश डालें जी, एड एंड पे कर देंगे, इन टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ 45 at 20%, whatever it may be, whatever it may be। बोले मैंने उल्टा के कैश ऐड क्यों नहीं किया, हैंड रिटन पेज नंबर 2, मैं कुछ नहीं बोल रहा, हैंड रिटन पेज नंबर 2, वहां आपको बताया था उल्टा के कैश ऐड इसलिए नहीं करना कि कैश अगर डाल दिया तो मसला क्या होगा, जनरल रेट लग जाएगा। ये वैसे रिसीवेबल्स वगैरह, इनकम्स वगैरह टी अकाउंट में डालना को हो जाना था यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारा सवाल सही चल रहा है आपका। नेक्स्ट आगे चलें। और यार ये सवाल आप अभी नहीं कर रहे होंगे, जब आप पेपर में कर रहे होंगे तब आपने 1 महीना तैयारी का लगा दिया होगा, जिसमें आपने सारे सवाल एक सिटिंग में कर लिए होंगे, तो उस वक्त आपका थोड़ा सा लेवल और ज़्यादा बेहतर होगा। दानिश उनको ज़रा बताएं कि क्लास हो रही है। ओके जी, यार ये कमाल एडजस्टमेंट है, कोई बबलू ये एडजस्टमेंट बता देना तो जो पहली दफ़ा पढ़ा है, ये शर्त है। चलें, कोई बबलू ये एडजस्टमेंट बता देना तो हाथ खड़ा करके जो सबसे पहले बताएगा उसको इंशाल्लाह 100 रुपया इनाम। अभी इसको छोड़ दो यार, बस सिर्फ ये भी बता दो का जी, बताएं सर। 50 पे नहीं, हमने जो 100 पे हमने उसका टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड माइनस करें क्या आप, अलाउएबल होने का 50 भी 100 माइनस करना है अपने करंट टैक्स। अच्छा वन इसके बारी खत्म होगी, इसकी बारी खत्म होगी, 50 ऐड करके 100 माइनस कर देना, ये बात थी। एक्सेलेंट, बस वो जीत गया आप वो जीत गया। अच्छा, टैक्स वाले क्या अगर आप कोई अच्छा काम करें तो उससे खुश हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। आपने खर्चा किया 15 रुपए, टैक्स वाला ने कहा डबल माइनस करो, डबल माइनस करो। हमने कहा क्या होगा, डबल माइनस करो, डबल माइनस करो। हमने कहा क्या, कहते छाड़ यार डबल माइनस। हमने कहा हमने तो माइनस कर लिया ना एक दफा, और जानी डबल माइनस कर, छठ बड़े सारी चीजें बड़ी है, तू अपना डबल माइनस कर, छिक के रख। हमने कहा हमने तो कर लिया एक दफा, तो अब क्या करें, एक दफा और माइनस कर लें, इससे कितना ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, डबल। अब भाई ने थोड़ा सा घुमाया है, भाई ने कहा जो हमने माइनस किए एक दफा उसको ऐड कर दें और डबल करके, तो आज आके खोती बोर्ड थले। तो एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट्स ऑफ डोनेशन ऑफ 50। ओ भाईजान प्रीपेड पेएबल के अकाउंट ना खोल लेना, लिखा ही नहीं प्रीपेड पेएबल, आप एक्रूवल प्रीपेमेंट की साइड पे जा रहे हैं। डोनेशन इज अलाउएबल डबल, डोनेशन पूरी माइनस करने की इजाजत है, बल्कि 2 गुना माइनस करने की इजाजत है। कितनी हम माइनस कर चुके हैं, एक दफा, कितनी दफा और माइनस कर दें, एक, कितनी 3 दफा माइनस हो जानी है। फिर कितनी हम खर्चे में डाल चुके हैं, क्या आप एंट्री कर मानते हैं हमने एंट्री कर ली डोनेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्यों, एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो हम खर्चे में डाल चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं, डबल माइनस करो, डबल माइनस करो। एक दफा हम कर चुके हैं, उन्होंने कहा एक दफा हमारी तरफ से, तो एक्सपेंसेस में डाल दें 50, और 2019 में करंट टैक्स की वर्किंग खोल के 80। लेकिन आपको पता ही है कि पंगे ले रहे हैं, इसका फायदा कोई नहीं है 80 का। ये 80 इंशाल्लाह पिछले साल माइनस हो जाएगा, लेकिन पिछले साल की करंट टैक्स की वर्किंग हमसे मांगी नहीं, तो कोई प्रीपेड पेएबल टाइप चीजें नहीं थी, ये खर्चा था। तो ये परेशान करने के लिए ICAP ने 80 दी है, अल्लाह ही भला करे उसका, इस 80 का कुछ भी नहीं करना था। डन जी, चलें आगे। ओ यार NRV लॉस की एडजस्टमेंट आ गई, करें टाइम आया। LL रिकॉर्डेड खर्चा ऑफ 35, LL रिकॉर्डेड खर्चा ऑफ 35। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे बता दें PBT तक क्या हो चुका है, एक्सेलेंट, PBT तक माइनस हो चुका है। टैक्स वाले कह रहे हैं ओ पुत्र NRV लॉस को हम नहीं मानते, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। फिलहाल से ये बता दें अकाउंटिंग वालों ने क्या एंट्री की है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कितने से, 35 से। टैक्स वाले कह रहे हैं हम इसको खर्चा
इजी मार्क्स लें करंट टैक्स में डाल के, इजी मार्क्स लें करंट टैक्स में डाल के, क्या करें, ऐड कर दें। और मैंने एनआरवी एडजस्टमेंट में यही इतना कराया था। तो टैक्स वाले इसको लॉस नहीं मान रहे, तो एनआरवी लॉस 35 उल्टा दिया एनआरवी लॉस। अब अगले साल जब ये चीज बिकेगी ना, तो फिर टैक्स वाले इंशाल्लाह इस 35 को डालने देंगे खर्चों में। अगले साल जब चीज बिकेगी, याद आ रहा है, अगले साल जब ये चीज बिकेगी तो टैक्स वाले इसको खर्चे में डाल देंगे। फिलहाल वो एनआरवी लॉस को नहीं मान रहे। और मुझे डैम श्योर है आप कुछ भी ना करके आते ना, आपने पेपर में 35 फिर भी ऐड कराना था। ये लफ्ज आपने पढ़ के नॉट अलाउएबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एडजस्टमेंट में भी इजी मार्क्स मिल जाने थे। अब ये एडजस्टमेंट IFRS 9 की है, इसलिए सवाल से पंगे लेने की कोशिश ना कीजिएगा। ये एडजस्टमेंट IFRS 9 की है। अब शुरू से मैं पढ़ता हूं। वो एक एडजस्टमेंट छोड़ दो यार, टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की इंफॉर्मेशन बता दें। कितनी दफ़ा बतानी है? 2 दफ़ा। 2020 में भी बतानी है और 2019 में भी बतानी है। चलें जी, 19 की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ये है, 20 की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अनअर्न्ड कमीशन इनकम, ये है कैश अकाउंटिंग। इन कैश अकाउंटिंग हाउ टू टैकल कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, टैक्स बेस विल बी 0 बिकॉज कैश अकाउंटिंग में अनअर्न्ड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते। 31/12/18 की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 0, 31/12/19 की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 0। इधर भी कैश अकाउंटिंग है। 31/12/18 की कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस 0, लेकिन रेट 20% लगाना है, क्योंकि हर साल ही 20% रेट है, उसने और कुछ नहीं बताया डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में। कैरिंग अमाउंट 40 और टैक्स बेस 0। ये सारे फिगर्स एक दफा देख लें। लक्स 250 और 0 31/12/20 में, और 31/12/19 में 350 और 0। अनअर्न्ड कमीशन इनकम 80 और 0 और 15 और 0। इंटरेस्ट रिसीवेबल 40 और 0, 30 और 0। इसके बाद इधर रेट कितने परसेंट है? 20%। एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट मैं आपको करवा के क्लास क्लोज कर रहा हूं। एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट, कॉस्ट मिसिंग, एनआरवी मिसिंग, एनआरवी लॉस गिवन। फिर भी आप मुझे निकलवा दें कुछ ना कुछ। यार कुछ एज्यूम कर लो, कुछ एज्यूम कर लो, 100 कर लो, 200 कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। एनआरवी लॉस गिवन है कितने? 35। अगर इसकी कॉस्ट 100 ले लें, ठीक है। अगर इसकी कॉस्ट 100 ले लें तो एनआरवी 65। अकाउंटिंग वालों ने किस पे शो किया होगा? लोअर पे। अकाउंटिंग वालों ने किस पे शो किया होगा? टैक्स वालों ने एनआरवी लॉस नहीं माना, उन्होंने किस पे शो किया होगा? और वो रूल लग जाएगा आगे टैक्सेबल या डिडक्टेबल। आई रिपीट, एनआरवी लॉस 30, एनआरवी लॉस, उधर आवाज नहीं आ रही। अच्छा आ जाओ भाइयों, इधर आ जाओ, कुछ नहीं हो सकता, इधर आ जाओ। अब टाइम लगेगा ना सेट करने में, 1-2 मिनट में खत्म करें। तस्वीर खींच लें। आने वालों के लिए जगह बना दें दिल खोल के। एक ही बंदे आप बैठे हुए थे बस उधर, और भी बैठे हैं। मोहतरम मरहबा।
मरहबा मरहबा आसिम शकूर मरहबा। ओके, एनआरवी लॉस 35, कैरिंग अमाउंट 100 रुपए अज्यूम कर लें, तो एनआरवी कितनी आ गई? ये कैरिंग अमाउंट एक्सपेंस। कौन कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी? ये वाली एडजस्टमेंट रहेगी हमारी, और इसके बाद ये वाली तो हम कर नहीं सकते थे। अच्छा, मुझे ये लग रहा है ये सवाल पिछले से भी ज़्यादा मार्क्स गिविंग था। ये एडजस्टमेंट भी अनअर्न्ड वाली भी समझ आ गई थी आपको, इंटरेस्ट वाली भी समझ आ गई थी, ये थोड़ा सा एक नया पॉइंट उसने डाला था, तो ये भी ईजी था। ठीक है, तो बस ठीक है यार, क्लोज करते हैं। कौन सी एडजस्टमेंट हमारी रहेगी? तीसरे का पहला बुलेट। ये इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में देख लेंगे। ओवर।